Hello everyone, welcome to Magnet Brains. This is Vanya Narain, your IGKO, that's International GK Olympiad Educationist for grade 9th. आज जैसे आपको मालूम है कि हम करने वाले हैं अभी जो हमारी शॉर्टी नोट सीरीज चल रही हैं उसके अंतर्गत ही एक टॉपिक आज हम करने वाले हैं जो कि बहुत काफ़ी सारी इस पर चर्चा हो रही है, काफ़ी सारी इस पर डिबेट हो रही है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक बहुत प्रेसिंग अपने आप में एक बहुत प्रेसिंग टॉपिक है, तो उसके ऊपर जाहिर सी बात है कि बहुत ज़्यादा चर्चा होती है। लेकिन आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो हम और थोड़ी सी बड़े स्तर पे करने वाले हैं, क्योंकि बात हो रही है एक यूएन की बॉडी है IPCC, उसने इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है यूएन की जो कि क्लाइमेट चेंज पे काम करती है या क्लाइमेट चेंज के ऊपर वर्क करती है या देखती है या ध्यान देती है, राइट। और वो एक अपनी रिपोर्ट जारी करती है, उसकी 6th असेसमेंट रिपोर्ट पे वो अभी काम कर रही है, राइट। तो ये काफ़ी वैसी चीज़ हो जाती है जिसके बारे में हम कहते हैं ना कि हर आदमी जनजीवन, चाहे वो दुनिया के किसी भी हिस्से में रहता हो, किसी भी कोने में रहता हो, छोटे से छोटे प्रांत में रहता हो, बड़े से बड़े शहर में रहता हो, छोटे से कस्बे में रहता हो या बिल्कुल किसी मेट्रोपॉलिटन में रहता हो या कॉस्मोपॉलिटन में रहता हो, उन सबकी लाइफ जो है इससे अफेक्ट होगी, राइट। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो इसी विषय पे करने वाले हैं, जो है हमारा क्लाइमेट चेंज, जो वर्ल्ड धीरे धीरे जैसे कि परिवर्तन आता जा रहा है, जो रैपिड चेंजेस आते जा रहे हैं उसके ऊपर, ठीक है। अब आपको जैसे कि मालूम है जब हम मैग्नेट ब्रेन्स में पढ़ाई करते हैं तो व्हाट वी डू, हमारा मोडस ऑपरेंडी क्या होता है, हमारा मोडस ऑपरेंडी। अब ये जो टर्मिनोलॉजी है ना, इस पर ध्यान दिया करो, ये जो है ना इस साथ साथ में हम सीखते पढ़ते हुए जाते हैं। अब मोडस ऑपरेंडी हमारा ये है कि हम A to Z सब कुछ कवर करते हैं फ्रॉम 1 to 100 एज आई से, राइट। इसमें हम जितने भी टॉपिक होते हैं वो कवर करते हैं, हम अपना कंसेप्ट कवर करते हैं, करंट अफेयर्स कवर करते हैं, ये मैं बात कर रही हूँ IGKO की। लेकिन इन जनरल भी अगर हम बात करते हैं तो जो भी एजुकेटर्स आते हैं वो कोशिश करते हैं कि A to Z आपका जो भी कंसेप्ट है और आपकी जो भी पढ़ाई है उसको पूरी तरह कवर किया जाए। वो सिर्फ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के जिसको कहते हैं ना, एक पर्टिकुलर टर्म पे, एक पर्टिकुलर एग्जाम पे फोकस ना हो, पर होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, पूरा ओवरऑल जो है वो आपका डेवलपमेंट हो, ठीक है। हम यहाँ पे ये भी नहीं करते कि आपको 2 चैप्टर्स पढ़ाएं और आपसे कहें कि भाई अब आपको हमारा सब्सक्रिप्शन लेना है, या फिर 2 चैप्टर पढ़ाएं और हम आपसे कहें कि नहीं भाई अब आपको हमारा कोई पैकेज परचेज करना है। ये सब कुछ नहीं होगा, आपको सिर्फ पढ़ाने पे फोकस किया जाएगा और क्वालिटी एजुकेशन आप तक पहुँचे, ही हमारा मिशन है। अब इसमें आप हमारा सहयोग कैसे कर सकते हैं? इसमें आप हमारा सहयोग ऐसे कर सकते हैं कि ये जो टीचर्स हैं, जो एजुकेटर्स हैं, जो इतनी मेहनत करते हैं आपको क्वालिटी कंटेंट आप तक पहुंचाने का, आप इसको बस अच्छे से पढ़िए, एसिमुलेट कीजिए, समझिए और अपने एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कीजिए। टीचर्स के लिए या एजुकेटर्स के लिए इससे बड़ा कोई सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन हो ही नहीं सकता कि उन स्टूडेंट्स को या उन बच्चों को जिनको उन्होंने पढ़ाया है या जिन पर उन्होंने मेहनत की है वो अपनी ज़िंदगी में कुछ बहुत अच्छा कर लें, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ, जैसा मैंने कहा कि हमारा जो मूल मंत्र है वो क्या है, हम होंगे कामयाब, इसके साथ अपन बढ़ते हैं आगे। और जैसा मैंने कहा कि आज के हमारी शॉर्टी नोट सीरीज़ का जो टॉपिक है वो आप सबसे, हमसे, पूरी दुनिया से रिलेटेड है, चाहे बिल्कुल एकदम जो बच्चा, जो नवजात शिशु है जिसका जन्म हुआ है उससे लेके कोई बहुत 90 साल के कोई अगर वृद्ध हैं तो उनको भी इफेक्ट करता है, ठीक है। तो अपन पढ़ लेते हैं। और ये टॉपिक जो है आपका शॉर्टी नोट सीरीज में, जैसे आपको मालूम है कि इसमें हम अलग अलग विषयों पे बात करते हैं, है ना। कई बार वो स्टैटिक जीके का पार्ट भी हो सकता है, कई बार वो करंट अफेयर्स का पार्ट भी हो सकता है। तो ये दोनों ही चीज़ें हैं, ये आपको एक इसका ओवरऑल हमारा जो फोकस होता है वो ये होता है कि आपको इसके तहत, ये तो अभी करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स की जो 6th असेसमेंट रिपोर्ट आई है IPCC की, हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। पर इसका हम बैकग्राउंड भी समझेंगे कि बेसिकली IPCC होता क्या है, ये बॉडी कैसी है, काम कैसे करती है। तो आप मेरा ओवरऑल आइडिया समझ गए होंगे दैट वी आर ट्राइंग टू get together both current affairs and static GK into your syllabus, ठीक है। इसके साथ अपन स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले हम कंटेक्स्ट की बात करते हैं, क्योंकि ये सीरीज जो है फोकस करिए करंट अफेयर्स के शॉर्टी नोट सीरीज पे। तो हम सबसे पहले जो कंटेक्स्ट है उसके बारे में बात कर रहे हैं। और कंटेक्स्ट क्या है कि लेटेस्ट वार्निंग्स हैव कम इन द सेकंड पार्ट ऑफ IPCC's 6th असेसमेंट रिपोर्ट व्हिच टॉक्स अबाउट क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट, रिस्क एंड वल्नरेबिलिटी एंड एडेप्टेशन ऑप्शंस, ठीक है। अब इसमें बात करने वाले हैं कि शॉर्टी नोट सीरीज के तहत जब हम बात कर रहे हैं आज IPCC की, तो मैं आपको बता दूं कि बेसिकली इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है,
जो कि क्लाइमेट चेंज पे काम करती है, ठीक है। और इसका फोकस क्या है, ये यूएन की बॉडी है और इसमें ये पूरी जो वर्ल्ड है उसको क्या कराती है, इट गिव्स द असेसमेंट रिपोर्ट्स। ये बार बार असेसमेंट रिपोर्ट देती है, पीरियोडिक असेसमेंट रिपोर्ट देती है कि वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो किस तरह की हैं, फ्यूचर उसके मिटिगेशंस क्या हो सकते हैं या फ्यूचर इंप्लीकेशंस उसके क्या हो सकते हैं, किस तरह से कौन सा पर्टिकुलर सेक्टर है जो क्लाइमेटिक कंडीशंस को अफेक्ट कर रहा है, या जो कार्बन फुटप्रिंट्स हैं वो किस तरह के हैं, या कार्बन जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो कितना ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है, या कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है एटमॉस्फेयर में कितनी बड़ी है, या ओवरऑल आप समझ सकते हैं ना पोल्यूशन का स्तर किस तरह का है, और वो किस तरह से उसका जो रैपिड चेंज है, जो उसकी जो ग्राफ में जो रैपिड चेंज आ रहा है उसको वो बेसिकली असेस करता है और उसको वो स्टडी करता है। तो अब जब हम बात कर रहे हैं असेसमेंट रिपोर्ट की, तो उनकी 6th असेसमेंट रिपोर्ट अभी आ गई है जिस पे ये फिलहाल काम कर रहे हैं, और इसमें इन्होंने इसको 3 वर्किंग ग्रुप्स में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट वर्किंग ग्रुप की जो रिपोर्ट आई थी वो आई थी अगस्त 2021 में, ठीक है। और अभी जो हालिया आई है जिस पे हम बात कर रहे हैं अभी, वो सेकेंड वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट आई है, उनकी असेसमेंट रिपोर्ट आई है, जिसमें 6th असेसमेंट रिपोर्ट में सेकेंड वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट आई है जो कि आई है फरवरी 2022 में। सो वी आर टॉकिंग ऑफ द वेरी लेटेस्ट जो भी अपडेशन है इन द फील्ड ऑफ क्लाइमेटिक चेंज, हम उसके ऊपर बात करने वाले हैं, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं, पहला पार्ट जो था, जैसे मैंने कहा कि रिपोर्ट का वो रिलीज हुआ था कब, अगस्त 2021 में, और फाइनल पार्ट जो है रिपोर्ट का वो आएगा अप्रैल 2022 में, ठीक है। मतलब अगले महीने आने की इसकी संभावना है। अभी इसका सेकंड चरण आया है जो कि फरवरी में आया है, और उसमें जो भी एनालिसिस आए हैं, जो भी बातें हुई हैं, उसका पूरा कंक्लूजन जो है वो फाइनली उस रिपोर्ट का वो कंक्लूसिव रिपोर्ट आएगी आपकी अप्रैल 2022 में। तो अभी जो हम लेके चल रहे हैं वो अभी हम बात करने वाले हैं अगस्त के बारे में और फरवरी के अपडेशन के बारे में, ठीक है। अब इसमें हुआ ये है कि असेसमेंट रिपोर्ट जो है फर्स्ट ऑफ विच हैड कम आउट इन 1990, सबसे पहले ये जो अपडेशन रिपोर्ट है ये 1990 में आई थी। ये एक जिसको आप कहते हैं एक क्यूमुलेटिव ग्रुप था, एक क्यूमुलेटिव बॉडी बनाई थी यूएन ने। उसकी जो पहली रिपोर्ट आई थी, जो पूरी जिसको आप कहते हैं पूरी वर्ल्ड के बारे में जो पहली रिपोर्ट आई थी वो आई थी 1990 में, ठीक है। उसकी बात करते हैं, उसका मोस्ट कॉम्प्रहेंसिव एवेल्युएशन माना जाता है उसका, और कॉम्प्रहेंसिव एवेल्युएशन माना जाता है जो कि पूरे अर्थ के क्लाइमेट की बात करता है, किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र की या पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट की या पर्टिकुलर एरिया की या पर्टिकुलर जोग्राफिकल लोकेशन की या जोग्राफिकल डिवाइड की बात नहीं करता। ये पूरे का पूरा क्यूमुलेटिव अर्थ का जो डेटा है क्लाइमेटिक चेंज पे, उस पे एवेल्युएशन की बात करता है, ठीक है। अब जैसे कि आपको मैं इसको और हिंदी में भी आपको समझा देती हूँ कि जो पूरा का पूरा जो संसार है हमारा, वो किसी भी एक क्षेत्र का, एक किसी देश का, एक किसी भी रीजन की बात नहीं करता, किसी भी राज्य की बात नहीं करता। ये पूरा का पूरा जो हमारा सांसारिक आप एक मानते हैं सांसारिक मापदंड पे काम करता है, और ये देखा जाता है कि पूरे विश्व में किस तरह का जो भी है पर्यावरण में जो परिवर्तन है वो किस तरह का आया है और किस तरह का उसका काम हो रहा है, किस तरह की किस क्षेत्र में गिरावट आई है, किस क्षेत्र में थोड़ी सी बेहतरी हुई है, हालांकि बेहतरी तो उतनी नहीं हुई है, लेकिन उसके ऊपर काम करता है और उसका पूरी तरह से मूल्यांकन करता है, ठीक है। अब जब बात करते हैं हम इसमें से, द 4 subsequent reports were released in 1995, 2001, 2007 and 2015 which have formed the basis of the global response to climate change। अब क्या हुआ, सबसे पहले जो थी वो 1990 में आ गई, ये तो हमें मालूम है, ठीक है। 1990 में आई, उसके बाद 4 और इनकी अलग अलग अंतराल में, अलग अलग इंटरवल ऑफ टाइम में इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है वो पब्लिश की, जो कि कॉम्प्रहेंसिव डेटा था अगेन। तो उसमें क्या हुआ, वो जो रिपोर्ट थी वो कब रिलीज़ की गई, वो रिलीज़ की गई 1995 में, 2001 में, 2007 में और 2015 में। तो आप तकरीबन मान सकते हैं कि मोटे मोटे तौर पे तकरीबन 5 से 6 साल का अंतराल जो है वो रहा है इसमें, ठीक है। अब जो आई है हमारी वो 2022 में आई है, 2021 में आ गई थी, मतलब अगस्त 2021 में आ गई थी, फिर 2022 पे उसका कंक्लूजन होगा। अब ये बात करते हैं कि इसमें जो रिस्पॉन्स रहा है, दोनों चीज़ें हैं, एक तो मूल्यांकन किया गया है कि किस तरह का परिवर्तन आया है पर्यावरण में, और दूसरा इस बात का देखा गया है कि भाई इसका रिस्पॉन्स क्या रहा है, ह्यूमन रिस्पॉन्स ये क्लाइमेट चेंज पे क्या रहा है, या जिसको बोलते हैं कि हम जो बायोलॉजिकल या बायोडाइवर्सिटी है उस पर क्या इम्पैक्ट हुआ है, और लोगों का, या हम जब बात करते हैं हमारी, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मैनकाइंड, उसका क्या रिस्पॉन्स रहा है इस क्लाइमेट चेंज को लेकर, ठीक है। अब हो रही है बात पेरिस एग्रीमेंट की। पेरिस एग्रीमेंट जो कि नेगोशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ 5th असेसमेंट रिपोर्ट, ठीक है।
पेरिस एग्रीमेंट जो हुआ था ये 5वां जो असेसमेंट रिपोर्ट आई थी, मतलब जब हम बात कर रहे हैं 2000 इससे जस्ट पहले 2015 की जो रिपोर्ट आई थी उस पे निर्धारित था, उस पे बेसिस उसके बेसिस पे किया गया था। और ये कहा गया था, इसका जो मतलब था वो कहा गया था पेरिस एग्रीमेंट में कि भाई जो ग्लोबल टेम्परेचर राइज हो रहा है, जो आप देख रहे हैं कि एक बेसिकली हर जगह पे जो एक आप कह रहे हैं ना कि एक ओवरऑल हम बात करते हैं, नॉर्मली आपने घरों में भी सुना होगा, घरों में भी हम इस तरह की बातें करते हैं कि भाई पहले इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी, आजकल जितनी गर्मी पड़ने लगी है, या आजकल जो मौसम है वो बहुत एक्सट्रीम पे जाने लगे हैं ना। आपने सुना होगा आपकी दादी नानी वगैरह को बोलते हुए कि पहले इतना एक्सट्रीम नहीं होता था वेदर, है ना। पहले लोग पंखे में भी सो जाते थे तो भी उनको गर्मी नहीं लगती थी, लोग गर्मी के मौसम में छतों पे सोया करते थे तो भी ठीक था, बारिश भी इतनी एकदम भयंकर रूप में नहीं होती थी, कोई भी चीज़ जो थी वो एकदम इतनी एक्सट्रीम पे नहीं थी जितनी आजकल हो रही है। तो कहीं ना कहीं इसका वजह क्या है, इसकी वजह है जो पर्यावरण में हमारे जो परिवर्तन आ रहा है वो, है ना, क्लाइमेटिक चेंज, इसकी बेसिक वजह वही है। अब ये जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था ये किस पे हुआ था कि भाई ये जो ग्लोबल टेम्परेचर राइज कर रहा है ना, ग्लोबल टेम्परेचर जब हम देखते हैं कि एक जो औसतन टेम्परेचर है उससे ज़्यादा रहने लगा है ना, ग्लोबल टेम्परेचर राइज कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत सारी विपदाएं आ रही हैं। उसकी वजह से आपका जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं, आपको मालूम है कि जो पोल्स पे जो ग्लेशियर्स हैं, मेल्ट आइस है वो मेल्ट हो रही है, राइट। उसके अलावा आप कह सकते हैं कार्बन फुटप्रिंट्स हमारे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अगर पिछले आप देखेंगे 15 सालों में या पिछले आप 2000 जब से शुरू हुआ है, 2000 जो ये सेंचुरी स्टार्ट हुई है उसके बाद से आप देखेंगे कि कार्बन फुटप्रिंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं हमारे। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि सी राइज में बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ोतरी हुई है। तो ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ जो आपदाएं आ रही हैं, विपदाएं आ रही हैं, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह फाइनली ये है कि जो ग्लोबल टेम्परेचर में राइज आया है ये सब कुछ उसी कारण है ना। ये जो बेसिकली ग्रीन हाउस इफेक्ट है या ग्रीन हाउस गैसेज के जो इमिशन है वो जो इस तादाद पे बढ़ा है, तो जितना सब कुछ है वो एक दूसरे से रिलेटेड, एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ये एग्रीमेंट ये किया गया कि भाई ये देखा जाए कि ग्लोबल टेम्परेचर्स को किस तरह से हम 2 डिग्री well below 2 degree from pre-industrial times while pursuing efforts to limit to 1.5 डिग्री सेल्सियस। अभी बेसिकली किया गया कि हम किसी तरह से ये जो बढ़ता जा रहा है क्लाइमेट, इसको जो क्लाइमेटिक हीट जो है मौसम में जो जिसको कहते हैं ना आप हीट वेव जो है उसको कंट्रोल किया। जैसे हीट वेव आप सोचिए कि अभी कनाडा में जहाँ पे बिल्कुल बर्फ़ पड़ती थी वहाँ पे हीट वेव के कारण कितने लोगों की जान चली गई, आपने सुना होगा, है ना। तो ये जो चेंज आ रहा है इसको किसी तरह से कंट्रोल किया जा सके, ये जो राइज है ग्लोबल टेम्परेचर में इसको कंट्रोल किया जा सके, कम से कम अभी जो बढ़ गया है हम उसको नीचे लाने की कोशिश करें एक तो, और दूसरा कम से कम इससे बढ़ने ना दिया जाए। तो इसको ये किया जा रहा है टेम्परेचर्स वेल बिलो 2 डिग्री फ्रॉम द प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स वाइल परस्यूइंग एफर्ट्स, जबकि ये परस्यूइंग एफर्ट्स हमको डालने की ज़रूरत है पूरे ग्लोबल स्केल पे, हमें एफर्ट्स डालने की, एक साथ क्यूमुलेटिव एफर्ट डालने की ज़रूरत है कि हम इसको लिमिट कर सकें 1.5 डिग्री सेल्सियस पर, ये जो बढ़ोतरी है उसको, ठीक है। अब ये रिपोर्ट जो है ऑन देयर ओन आर नॉट पॉलिसी पर्सपेक्टिव्स, इसका मतलब यह है they do not tell countries or governments what to do, they only meant to present factual situation with more scientific evidence as it is possible। अब ये एक और बात है कि ये जो रिपोर्ट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, राइट, IPCCs की जो रिपोर्ट हैं, जो इवैल्यूएशन होता है इनका, जो मूल्यांकन ये करते हैं, ये बहुत ही उसको ऑब्जेक्टिव तरह से करते हैं। ये UN की बॉडी है जैसे मैंने कहा, तो ये किसी एक कंट्री की को रिप्रेजेंट नहीं करती, ना ये किसी एक कंट्री का किसी के लिए बायस होती हैं, ना ये कहीं कोई किसी भी तरह का कोई भेदभाव है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक कंट्री के बारे में वो अच्छा बोल रही है कि नहीं यहाँ पे तो लोग बहुत अच्छे से रहते हैं, यहाँ पे इस कंट्री का जो है वो कार्बन एमिशन कम है, इस कंट्री का जो कार्बन फुटप्रिंट है वो भी कम है, और इस कंट्री में तो कोई पॉल्यूशन का वो नहीं है, ऐसा नहीं है ना, क्योंकि सिर्फ वो बायस है, ऐसा नहीं है। एक UN बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है, तो इसकी वजह से क्या होता है, वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव स्टडी आपको बता देती है कि भाई दुनिया में ऐसा ऐसा हो रहा है, इस क्षेत्र में ऐसा हो रहा है, इस कंट्री में ऐसा हो रहा है, पूरे ओवरऑल जो ग्लोबल एक रिपोर्ट है वो जारी करती है, ठीक है। उनका मतलब ये लेना देना कोई मतलब नहीं है कि वो अमेरिका की तरफ फेवर करे, कि वो चाइना को फेवर करे, कि वो रशिया को फेवर करे, कि वो यूक्रेन को फेवर करे, कि वो इंडिया को करे, कि वो पाकिस्तान को करे, उसका कोई लेना देना नहीं है। वो एक बहुत ही ऑब्जेक्टिव सी रिपोर्ट निकाल के आपके सामने रख देते हैं कि भाई देख लीजिए ये हुआ है। अब आप इसको कंट्री को कैसे डील करते हैं, सरकारें इस पर कैसे काम करती हैं, जो भी अंतर्राष्ट्रीय बॉडीज़ हैं वो उसको कैसे नियंत्रित करने का काम
काम करती हैं, वो इस पर क्या पॉलिसीज़ बनाती हैं, क्या इसके ऑब्जेक्टिव सेट करती हैं, इंडिविजुअली करती हैं कि वो एक समूह बना के करती हैं, ट्रीटीज साइन करती हैं, MOUs साइन करती हैं, वो सब आपकी सरदर्दी है। वो सिर्फ एक साइंटिफिक मूल्यांकन करती हैं, एक बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से आपको ये बता देती हैं कि भाई ये परेशानियां हो रही हैं, अगर इनको कंट्रोल नहीं किया गया तो इनके फ्यूचर इम्प्लिकेशंस ये होंगे। अब आप इनको कैसे कंट्रोल करते हैं, कैसे नहीं करते, ये उस पर वो सरदर्द नहीं पालती हैं, वो ये काम बिल्कुल नहीं करती जिसको कहते हैं ना प्रीचिंग का, समझाने का, नेतागिरी का, चौधरी बनने का, वो बिल्कुल नहीं करती। वो सिर्फ एक साइंटिफिक स्टडी के तौर पे आपके सामने रख देती हैं, ठीक है। और ये वो पूरी दुनिया के गवर्नमेंट के साथ करती हैं। अब जब हम बात कर लेते हैं कि आज की डेट में जो अभी हम बात कर रहे हैं करंट अफेयर्स के तौर पे, तो बेसिकली IPCC की जो ये लेटेस्ट रिपोर्ट है वो क्या कहती है। अब ये कहती है, ये सेक्टरल और रीजनल असेसमेंट करती है, मतलब एक पर्टिकुलर संभाग का या पर्टिकुलर सेक्ट का और एक पर्टिकुलर रीजन का, ठीक है, उसका असेसमेंट किया है। असेसमेंट मतलब मूल्यांकन किया है। अब उनके हिसाब से उन्होंने कहा द लेटेस्ट रिपोर्ट हैज फॉर द फर्स्ट टाइम मेड एन असेसमेंट ऑफ रीजनल एंड सेक्टरल इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेटिक चेंज। अभी तक क्या हो रहा था, ये एक क्यूमुलेटिव या जिसको आप बोलते हैं एक जेनरिक असेसमेंट होता था। पहली बार इन्होंने क्या किया है, अलग अलग जो है क्षेत्र को डिवाइड कर दिया है, अलग अलग जिसको आप बोलते हैं ना, अलग अलग लेवल पे, अलग अलग स्केल्स पे, अलग अलग सेक्टर और अलग अलग रीजन्स इन्होंने डिवाइड कर दिए हैं और उसके बेसिस पे इन्होंने रिपोर्ट्स जारी की हैं और उनका अलग अलग मूल्यांकन किया है और उसके बेसिस पे इन्होंने रिपोर्ट जारी की है। अब इससे एक और चीज़ होगी कि ये जब ऑब्वियसली सेक्टरल रिपोर्ट्स होंगी, एक पर्टिकुलर रीजनल रिपोर्ट्स होंगी, तो उसमें इनको 2-3 चीज़ों को फ़ायदा होगा। पहली बात तो ये कि वो बाकी जो सेक्ट्स हैं और बाकी रीजन्स हैं उनको आप एक स्टडी, कंपेरेटिव स्टडी के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं कि भाई अगर यहाँ पे क्लाइमेटिक ऐसी कंडीशन ऐसी है और यहाँ पर ऐसी है तो क्या वजह है कि दोनों क्षेत्रों में इतना फ़र्क है, ठीक है। दूसरी बात बहुत सेंसिबल भी है, ऑब्जेक्टिव भी है कि भाई पूरी दुनिया में जब आपको मालूम है कि इतना सारा, इतना बड़ा जोग्राफिकल, इतना जोग्राफिकल जिसको हम बोलते हैं डिवाइड है, या इतना जोग्राफिकली इतना वेरीड है पूरी दुनिया कि क्लाइमेट हर जगह के अलग अलग, आपको मालूम है कि कहीं पे पूरा आपको मालूम है लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड आपको मालूम है, एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूशन आपको मालूम है। तो आपको जब ये मालूम है तो जाहिर सी बात है कि एक जगह का दूसरी जगह से कुछ तो फ़र्क आएगा। ये भी बहुत सेंसिबल सी बात है कि आपने सेक्टरल या रीजनल किया है तो कम से कम आपको you cannot compare, as you say, right, as you say, you cannot compare mangoes and you cannot compare mangoes and cherries maybe, or you cannot compare mangoes and बनानास, है ना। दो बिल्कुल ही अलग अलग चीज़ें हैं, दो बिल्कुल ही अलग अलग क्षेत्र हैं, दो बिल्कुल ही अलग अलग प्रांत हैं, तो आपको उनकी स्टडी जो करनी है तो जाहिर सी बात है, एंड इट इज़ अ वेरी वेल थॉट ऑफ थिंग कि उन्होंने इस असेसमेंट में ये किया है कि उन्होंने जो जिसको हम कहते हैं ना कि केलों को केलों की तरह स्टडी किया है और आमों को आमों की तरह स्टडी किया है। उन्होंने आपस में कोई एक जिसको बोलते हैं ना कि एक लाठी से नहीं हाँका है, एक ही लाठी से नहीं हाँका है, उन्होंने अलग अलग यार्डस्टिक्स पे ये असेसमेंट किया है और उसके हिसाब से अपना रिपोर्ट तैयार की है। अब दूसरी हम बात कर लेते हैं कि ग्रैन्युअल इन्फॉर्मेशन। ग्रैन्युअल इन्फॉर्मेशन से हमारा मतलब ये है कि उसने इंक्लूड किया है रिस्क एंड वल्नरेबिलिटीज ऑफ मेगा सिटीज अराउंड द वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल, it is said that Mumbai is in the high risk of sea level rise and flooding, while Ahmedabad faces serious danger of heat waves. अब इन्होंने क्या किया है, ग्रैन्युलर इन्फॉर्मेशन दी है। मतलब कैसे कि हर जो बड़े शहर हैं जिसको हम बोलते हैं ना, जिसको हम मेट्रो सिटीज़ बोलते हैं या मेट्रोपॉलिटन्स बोलते हैं या कॉस्मोपॉलिटन्स बोलते हैं या टियर 1 सिटीज़ बोलते हैं ना, तो ये देश के लेवल पे हम बात करते हैं, कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ हम वर्ल्ड के लेवल पे बात करते हैं। कॉस्मोपॉलिटन्स की हम बात करते हैं तो हम बात करने वाले हैं इन मेगा सिटीज़ के बारे में, जो कि दुनिया के स्तर पे, हम इंडिया की जब बात करते हैं तो ऑब्वियसली हमारे यहाँ कौन सी बड़े शहर माने जाते हैं। आप मान लीजिए दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, बैंगलोर हो गया, अहमदाबाद हो गया, हैदराबाद हो गया, है ना, ये हमारे यहाँ की बड़े शहर माने जाते हैं। पर अगर आप इनको कॉस्मोपॉलिटन की बात करते हैं, आप और बड़े अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे चले जाते हैं तो कॉस्मोपॉलिटन शहर कौन से हो गए या मेगा सिटीज़ कौन सी हो गई, उसमें आप मान लीजिए हमारे यहाँ की आप मुंबई और दिल्ली काउंट कर सकते हैं, राइट। मुंबई दिल्ली आपने काउंट कर लिया, उसके बाद आप कर सकते हैं लंदन हो गया, टोक्यो हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, राइट, सिडनी हो गया। ये जितने शहर हैं ये कॉस्मोपॉलिटन हुए, और भी बहुत सारे हो जाएंगे, मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ, है ना। ये जैसे कॉस्मोपॉलिटन हुए तो इन मेगा सिटीज़ की जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं और रिस्क हैं वो इन्होंने अलग अलग से उनका आकलन किया है और अलग अलग से अब उन सिटीज़ के स्पेसिफिक इन्होंने रिपोर्ट तैयार की है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे समझाया है कि मुंबई में, क्योंकि आपको मालूम है मुंबई कोस्टल है
है ना, समंदर के किनारे बसा हुआ है, अरेबियन सी के साइड में के किनारे बसा हुआ है, तो इसमें हाई रिस्क काय का है, सी लेवल राइज का है, यही प्रॉब्लम जो है। और इसको बोला जा सकता है कि फ्लडिंग का या फिर हाई टाइड्स की यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो हाई वेव साइक्लोन्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। तो ये इसकी जो प्रॉब्लम है ये बिल्कुल ही अलग है। अहमदाबाद जो है ये आपको मालूम है कहाँ पर आता है, गुजरात में आ गया। गुजरात में हम बात कर रहे हैं कहाँ पे, ये कोई कोस्टल सिटी नहीं है, ये लैंडलॉक सिटी है। लैंडलॉक सिटी है तो उसमें क्या होता है, इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आ गई, यहाँ पे गर्मी जो है एकदम से हीट वेव है जिसको आप बोलते हैं लू चलने की, उसकी प्रॉब्लम है। इसी तरह जब हम बात करते हैं वेनिस की, वेनिस जो है आपको मालूम है कि इटली का एक ऐसा शहर है जिसको कहते हैं पानी पे बसा हुआ शहर है। उसमें प्रॉब्लम किस बात की आ रही है, उसमें जो रेगुलर जो सी लेवल, जो पानी का जो लेवल है वो वाटर लेवल राइज होता जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि भाई वेनिस के लिए ये बहुत खतरनाक हो सकता है। इस सदी के अंत तक होते होते कहा जा सकता है कि वेनिस पूरी तरह लुप्त हो जाएगा। ये एक हाइपोथेसिस है, राइट। इसी तरह आप कह सकते हैं कि कैलिफोर्निया जो है वो एक अर्थक्वेक का जो बहुत मेजर फॉल्ट है उस पे स्थित है। तो कहा जा रहा है कि वहाँ पे इस तरह की सिचुएशन आ सकती है कि वहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट का उस हिसाब से करना पड़ेगा कि भाई अगर वो अर्थक्वेक का जो फॉल्ट है उसके ऊपर बसा हुआ है पूरा शहर, अगर वहाँ पे इस तरह का हुआ या इरप्शन हुआ तो उसको कंट्रोल करना बहुत दिक्कत हो जाएगी, है ना। इसी तरह से जैसे अभी कनाडा में हमको समझ में आया कि हमने पढ़ा कि भाई हीट वेव से काफ़ी लोगों की जान चली गई। इसी तरह अगर हम दुबई की बात करते हैं तो वहाँ पे अपने आप में अगेन हीट वेव बहुत बड़ी इशूज़ हैं। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने पूरी दुनिया की मेगा सिटीज़ पे काम किया है और स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स और स्पेसिफिक वल्नरेबिलिटीज और स्पेसिफिक जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनको जॉट डाउन करके, उनको वर्कआउट करके उनसे कैसे निपटना है या उनमें क्या भी परिवर्तन है और उसमें क्या फ्यूचर इंप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, उसके हिसाब से इन्होंने रिपोर्ट तैयार की है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, हम बात कर लेते हैं हेल्थ इंपैक्ट की। हेल्थ इम्पैक्ट क्या, ऑल्सो फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार ऐसा हुआ है, आईपीसीसी ने अपनी रिपोर्ट जो दी है उसने हेल्थ इम्पैक्ट की बात की है क्लाइमेटिक चेंज पे। उसने कहा है कि क्लाइमेट चेंज जो है वो इंक्रीज कर रहा है वेक्टर बॉर्न एंड वाटर बॉर्न डिजीज सच एज मलेरिया एंड डेंगू पर्टिकुलर इन सब ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ एशिया। अब ये जो है ये इन्होंने कॉन्टिनेंट स्पेसिफिक कर दिया है, एशिया और अफ्रीका पे स्पेसिफिकली उसने बहुत ज़्यादा फोकस किया है और कहा है कि जो क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है ये ना सिर्फ बाकी सारी चीज़ों को और जो जिसको बोलते हैं कि नेचुरल जो फिनोमिनन है उनको इफेक्ट कर रहे हैं बल्कि हेल्थ को भी इफेक्ट कर रहे हैं। ये तो जाहिर सी बात है, जो भी चीज़ हो रही है इवेंचुअली वो काहे को इफेक्ट करेगी, इकोलॉजिकल बैलेंस को। इकोलॉजिकल बैलेंस मतलब क्या, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का हिस्सा कौन, आप, मैं, फ्लोरा फौना, पूरी दुनिया के जो लोग वो, ठीक है। तो ये बात तो तय थी, लेकिन अब बात ये हो रही है कि ये जो क्लाइमेटिक चेंज हुआ है इसके कारण उन्होंने एक जो चीज़ निकल के सबसे उभर के सामने आई है वो ये आई है कि इस कारण से बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो पनप रही हैं, वो घर कर रही हैं, ठीक है। जैसे स्पेशली कौन सी बीमारियां हो रही हैं, जो वेक्टर बॉर्न डिजीजेस हैं और वाटर बॉर्न डिजीजेस हैं, उनकी जो होने की जो फ्रीक्वेंसी है ये इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में उन्होंने देखा है कि वो काफ़ी बढ़ गई है पहले की तुलना में, ठीक है। और भी क्या चीज़ देखी गई है, कौन सी बीमारियां, जैसे मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया। ये डेंगू बेसिकली अपन इसको डेंगू बोलते हैं, बट आपको मालूम है इसका प्रोनाउंसिएशन डेंगी होता है, ठीक है। हालांकि अपन घर पे आमतौर पे किसी को बोलेंगे ना उसको डेंगी हो गया है तो लोग समझेंगे पता नहीं क्या ही बोल रहा है, बेचारे को डेंगू बोलना नहीं आता, पर इसको बोला डेंगी जाता है। चलिए, तो मलेरिया है, डेंगी है या डेंगू है, जो आप बोलना चाहें, उनका जो खतरा है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। और इस पर बात हम कर रहे हैं, आपको मालूम है ना ये कैसे होते हैं, वो आपको मलेरिया तो आपको मालूम है, तो हम बात कर रहे हैं मॉस्किटोज से। अब ये चीज़ें कहीं ना कहीं और भी काहे से रिलेटेड है, और भी कैसे रिलेटेड है, मलेरिया या बाकी सारी चीज़ें। इसमें स्पेशली कहाँ हुआ है, सब ट्रॉपिकल रीजन्स में, एशिया के सब ट्रॉपिकल रीजन्स में हुआ है जहाँ पे गर्मी हीट ज़्यादा होती है। या फिर और भी एक और चीज़ उन्होंने कही है कि इसका आप डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग, ये भी जो तीन कैटेगरीज हैं इस पर भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है ओवरऑल, किस तरह की बीमारियाँ हो रही हैं या किस तरह की बीमारियां से लोग ग्रसित हो रहे हैं, या वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो किस तरह की बीमारियों से ग्रसित हो रही है, वो इस पर भी डिपेंड करता है कि उसका वो जो पर्टिकुलर रीजन है वो कितना डेवलप्ड है, ठीक है। हम अब बात कर लेते हैं
It has also said death related to circulatory, respiratory, diabetic and infectious diseases as well as infant mortality are likely to increase with the rise in temperature. जाहिर सी बात है, ये तो बहुत ही सीधी सी बात है. When we call about diabetes and when we talk about, जब हम डायबिटीज़ की बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं मधुमेह बोलते हैं हिंदी में, राइट, या फिर हम बोलते हैं बीपी जिसको बोलते हैं रक्तचाप बोलते हैं हिंदी में, ये जो बीमारियां हैं ना, ये कहा जाता है, ये नॉर्मली अगर आप डॉक्टर्स के पास भी जाएंगे तो आपसे कहेंगे कि लाइफ स्टाइल बीमारियां हैं, है ना. ये बीमारियां हमें हमारे जीने का जो तरीका है ना उसके कारण हुई हैं, कि हमारे जीने का जो तरीका है, हमारी लाइफस्टाइल में इश्यूज हैं, इस वजह से हमें ये बीमारियां घेरती जा रही हैं. पहले के लोगों में आप देखिए, जो पुराना एक जनरेशन थी, आप 1940s 50s की बात करिए तो आप देखेंगे कि उनको इस तरह की बीमारियां बहुत कम सुनने में आती थी, कि किसी को डायबिटीज़ हो या किसी को बीपी हो या एंग्जाइटी, स्ट्रेस, ये सब जब हम बोलते हैं तो ये सब कुछ आज की डेट पे लाइफस्टाइल बीमारी में आता है. उसके अलावा सर्कुलेटरी बीमारियां हो गई हैं, रेस्पिरेटरी तो खैर कोविड का टाइम है तो ऑब्वियसली रेस्पिरेटरी बीमारियां तो वैसे ही बहुत ज़्यादा घर की हुई हैं. सभी हर आदमी को आजकल रेस्पिरेशन की से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम हो ही रही है पोस्ट कोविड टाइम्स में. पोस्ट कोविड तो हुआ ही नहीं है अभी, बट थैंकफुली हो जाएगा बहुत जल्दी. उम्मीद करते हैं हम कि पोस्ट कोविड एक वो दिन भी आएगा जब हम कहेंगे पोस्ट कोविड टाइम. लेकिन हाँ, जो वेव थी कोविड की, सेकंड थर्ड लेयर, उसके बाद रेस्पिरेटरी बीमारियां भी हो रही हैं, इन्फेक्शियस कॉन्टेजियस बीमारियां बहुत ज़्यादा हो रही है, वायरल बीमारियां बहुत ज़्यादा हो रही है, जिस कारण क्या हुआ है, बच्चों की मोर्टेलिटी रेट है उस पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है. और ये सब किस कारण हुआ है, अगर इसको हम जिसको बोलते हैं ना, एक हम इसको अगर कंक्लूसिव स्टडी ड्रॉ करते हैं, अगर एक कंक्लूजन पे हम आते हैं तो ये देखा गया है कि सब कुछ कहीं ना कहीं रिलेट हो रहा है. काहे से, जो इंक्रीज हुआ है टेम्परेचर में, जो राइज हुआ है टेम्परेचर में, कहीं ना कहीं ये सब कुछ उसी से जुड़ा हुआ है. ठीक है. नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं इनएडिक्वेट एक्शन. ठीक है. अब बेसिकली क्या है, इट पॉइंट्स आउट दैट द राइज इन वेदर एंड क्लाइमेट एक्सट्रीम्स हैज लेड टू सम इरिवर्सिबल इम्पैक्ट ऑन एज नेचुरल एंड ह्यूमन सिस्टम्स आर पुश्ड बियॉन्ड द एबिलिटी टू अडैप्ट. Also, most of the targets that countries have set for themselves are too far in the future to have the impact in the short term. अब ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. इसमें क्या हुआ है, बात ये की जा रही है कि इनएडिक्वेट एक्शन है. इनएडिक्वेट एक्शन क्यों है, क्योंकि ये ठीक है, लोग जो हैं, अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट की, तो ये जो पैनल है जिसकी हम बात कर रहे हैं IPCC, तो ये तो हमें मालूम है कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल है ना, फॉर द क्लाइमेट चेंज. तो इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं. लेकिन अगर हम इन जनरल बात करते हैं तो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज कि जो भी कंट्रीज हैं या जो भी गवर्नमेंट हैं, जो गवर्नमेंट बॉडीज हैं, वो क्या कर रही हैं, कोई भी, चाहे आप कोई भी स्टेट ले लीजिए, चाहे आप इंडिया ले लीजिए, चाहे आप कॉन्टिनेंटल बेसिस पे, अगर आप कॉन्टिनेंटल डिवाइड देख लें तो उसके हिसाब से देख लीजिए आप, या आप कंट्रीज ले लीजिए, कोई भी कंट्री जो है वो बिल्कुल आज के लिए बिल्कुल टारगेट सेट नहीं कर रही है. और हो क्या रहा है, ये जो क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं वो आज के टाइम में जो इंसान को अफेक्ट कर रहे हैं वो इतने ज़्यादा हो गए हैं, इतने एक्सट्रीम पे चले गए हैं कि जो इंसान का या हमारी बायोडाइवर्सिटी का है, या हम बात करते हैं फ्लोरा फौना, पेड़ पौधे, जीव जंतु, आप हम कोई भी उस क्लाइमेटिक चेंज के उस पैमाने को हम एड्रेस नहीं कर पा रहे, या हम उस हिसाब से अपने आप को ढाल नहीं पा रहे, अडेप्ट नहीं कर पा रहे. क्योंकि ऑब्वियसली हमें जीने के लिए एक आइडियल सिचुएशन की ज़रूरत है, एक आइडियल एनवायरनमेंट की ज़रूरत है. तभी तो आप समझिए ना कि तभी तो इतने सारे जो प्लैनेट हैं उनमें से सिर्फ एक प्लैनेट पे लाइफ जो है वो पॉसिबल है, वो है हमारा अर्थ. और वो क्यों है, क्योंकि यहाँ पे वो सारी कंडीशंस हैं जो कि लाइफ का होना पॉसिबल करती हैं, और वही चीज़ें मुश्किल होती जा रही हैं. और जिस लेवल पे, जिस पैमाने पे ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं और मुश्किल होती जा रही हैं, हम उससे एट पेस, हम कदम से कदम मिला के अपने आप को उस पेस पे नहीं बदल सकते. हमारे हाथ में ही नहीं है वो चीज़, राइट. तो अब जाके जो सारी सरकारें हैं, पूरी दुनिया की जो बॉडीज़ हैं, वो सारी चेती हैं और उनको समझ में आया है कि भाई इसी रफ्तार में चलता रहा तो हमारा जो रहना है ना, जो हमारा बाकी सारी, जो चांद पे हम चले जाएंगे और हम मार्स पे भी चले जाएंगे, हम सब कर लेंगे, लेकिन इस पृथ्वी पर हमारा जो जीवन है वो मुश्किल हो जाएगा, हमारा रहना भी मुश्किल हो जाएगा, दूभर हो जाएगा. हमें क्या करना है, हमें अभी इसको फिलहाल अब जाके हमें इसे ठीक करने का काम करना है. तो एक तरह से आप ये बिल्कुल कह सकते हैं, जिसको अपन बोलते हैं ना कि बिल्कुल जब प्यास से मरने का टाइम आ गया है तो हम कुआं खोदने बैठे हैं. ठीक है. तो अब प्रॉब्लम यह है कि एकदम
इतनी जल्दी तो हम कुआं खोद नहीं सकते। तो जितने भी जो फोकस लेके हम चल रहे हैं, चाहे कोई भी सरकार हो, वो लेके चल रही है कब का, आज से 20 साल बाद ऐसा होगा, आज से 40 साल बाद ऐसा होगा, आज से 50 साल बाद ऐसा होगा। और जब हम बात कर रहे हैं पेरिस एग्रीमेंट की, पेरिस एग्रीमेंट में भी यही बात हुई कि भाई 1.5 सेल्सियस पे लाना है हमें एमिशन को, और वो कब तक होगा, उसका जो उन्होंने टारगेट रखा है वो कब रखा है, 2050 तक। आपने मेरिको का सुना होगा नाम, मेरिको अभी टाइम्स ऑफ इंडिया में भी बहुत ज़्यादा और अभी मीडिया में काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर न्यूज़ भी थी। तो मेरिको ने जो टारगेट रखा है वो भी ऐसे ही रखा है 2050 तक का। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली अक्रॉस द ग्लोब, हम बात करते हैं 755 ऐसी कॉर्पोरेट कंपनीज हैं जिन्होंने इसको, जो आप बोलते हैं ना जीरो एमिशन का, उन्होंने गोल रखा है 755 कॉर्पोरेट्स ने, ठीक है। हर कंट्री ने अपना अपना एक अलग गोल रखा है। अगर हम इंडिया की बात कर लेते हैं तो हम भी अभी कहाँ पे बात कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज की, रिन्यूएबल एनर्जीज़ की, ठीक है। उसमें हम बात कर रहे हैं कि अब हम बात करेंगे कि भाई हमें कार्बन जो एमिशन है उसको हमें कंट्रोल करना है, या 2070 तक हमने ये रखा है गोल, मतलब 2030 के बाद से हम इसको रिड्यूस करना चालू करेंगे, और 2070 तक हमने ये गोल रखा है कि तब तक हम जीरो नेट एमिशन पे आ जाएंगे 2070 तक। तो अब 2070 तो बहुत दूर है, ठीक है, वहां तक पहुंचिए तो पहले, ये तो बहुत बहुत लॉन्ग टर्म गोल है। आज के टाइम में जो आज की ज़रूरत है उस हिसाब से कोई भी बॉडी काम नहीं कर पा रही है, और ऐसा नहीं है कि वो करना नहीं चाहती है, कर पा नहीं रही है, क्योंकि हमने चीज़ें इतनी ख़राब कर दी हैं कि बहुत जल्दी ये ठीक हो भी नहीं सकती, इनको टाइम लगेगा। प्रैक्टिकली जो ऑब्जेक्टिव है वो हमारा, वो ऐसा नहीं है कि लोग जो हैं वो करना नहीं चाहते, वो करना चाहते हैं, बट नाउ दे अंडरस्टैंड कि भाई ये जो गिरावट है, जो खराबी आई है, जो पूरे क्लाइमेटिक चेंज हुई है, जिसको हम कहते हैं ना बिल्कुल हमने जिसकी बैंड बजा दी है, ये कोई रातों रात नहीं हुआ, तो इसको ठीक भी रातों रात नहीं किया जा सकता, इसको फिक्स भी रातों रात नहीं किया जा सकता, इसके लिए टाइम लगेगा। और प्रॉब्लम ये है कि वो टाइम हमारे पास है नहीं, वो टाइम जो है हमारे पास बहुत कम है। और अब जाके, जैसे मैंने कहा कि बिल्कुल जब हमारा प्यास से मरने का समय आ गया है, तब हम पूरा, सिर्फ हम नहीं हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया, तब हम बिल्कुल कुआं खोदने बैठे हैं। प्रॉब्लम ये है, ठीक है। तो इनएडिक्वेट एक्शंस है। इसके अलावा urgency of adaptation की बात की उन्होंने। urgency of adaptation, report has said that while strong actions to reduce greenhouse gas emission in the near term, in the next 20 years would substantially reduce the threat and the projected damage, they would not eliminate them all. They need to take adaptation measures, is therefore very important, the report has stressed. अब report ने stress किया है इस बात पे कि भाई आपको urgency है adaptation की, आपको urgency है कि जो green house effect है या जो green house gases हैं, इनका emission आप control कीजिए, आप इनको नीचे लाइए, है ना, जिसमें बात की जा रही है कि 2050 तक का ये गोल टारगेट किया है पेरिस एग्रीमेंट में भी कि 1.5 डिग्री सेल्सियस पे लाया जाएगा। तो आपको ये कहा जा रहा है कि ये काम जो है इसको जितनी युद्ध स्तर पे आप कर सकते हैं, वॉर फुटिंग पे आप कर सकते हैं, उस स्तर पे आपको करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको उसको नीचे लाना ही पड़ेगा। अदरवाइज जो पूरा इकोलॉजिकल बैलेंस है दुनिया का वो हिल रहा है ना, और इसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। इसके लिए आपको सब्सटेंशियली रिड्यूस करने पड़ेंगे कार्बन एमिशन को, आपको रिड्यूस करना पड़ेगा जो भी प्रोजेक्टेड डैमेज हैं, जो भी फ्यूचर इम्प्लीकेशंस हैं, उनको आपको ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी ढूंढनी पड़ेंगी, ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जीज पे आपको काम करना पड़ेगा। आपको क्या रिसोर्सेज हो सकते हैं, जो स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज हैं, उनसे आप कैसे डील करेंगे, आपको वो देखना पड़ेगा। ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ेगा आपको अपने रिसोर्सेज का। आपको कुल मिला के आपको अडेप्टेशन मेजर्स जो हैं वो लाने पड़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसके चलते, जिसके वजह से ये इंपॉर्टेंट हो सके और ये किया जा सके कि हम किसी तरह से ये जिस स्पीड पे, कम से कम हम इसको पूरी तरह नहीं रोक सकते, ये तो बहुत ही इम्प्रैक्टिकल सी बात है कि हम कहें कि भाई पूरी तरह से हम ये ख़त्म कर देंगे, पूरी तरह से नहीं हो सकता, लेकिन कम से कम हम जो इसकी स्पीड है उसको नीचे ला सकें, है ना। इसकी जो रफ्तार है, जिस रफ्तार से डैमेज हो रहा है, कम से कम हम उसको कंट्रोल कर सकें और उसको नीचे ला सकें। इस पर स्ट्रेस दिया है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस दिया है रिपोर्ट के 6th असेसमेंट ने। उसके बाद हम बात करते हैं कि उन्होंने ये क्यों दिया है। हालांकि मैंने इसको बहुत आपको डिटेल में समझा दिया, लेकिन हम एक बार और बात करते हैं कि आईपीसीसी ने स्ट्रेस क्यों दिया है अडेप्टेशन पे। क्योंकि क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन मीन्स ऑल्टरिंग अ बिहेवियर system and in some cases ways of life to protect our families, our economies and the environment in which we live from the impact of climate change. अब
ये बात मैं बहुत सारी जगहों पे बार बार भी बोलती हूँ कि ठीक है, हम जो बात करते हैं सरकारों का, कि हम सरकारों की बात कर रहे हैं, मैंने भी अभी बोला आपसे कि भाई पूरी दुनिया की जो सरकार है, सिर्फ हम नहीं, पूरी दुनिया की जो सरकारें हैं वो तब जागी हैं जब बिल्कुल हमारा प्यास से मरने का समय आ गया, तब हम कुआं खोदने बैठे हैं, राइट। तो ये सिर्फ दोष जो है सरकारों का नहीं है, ये दोष हमारा भी है, हम नागरिकों का भी है, हम वर्ल्ड सिटीजन्स का भी है, क्योंकि हम भी वही करते हैं। हमें लगता है कि हर काम जो है वो गवर्नमेंट कर लेगी, हर काम जो है वो बॉडीज़ कर लेंगी, यूएन बॉडीज़ कर लेंगी, हर काम जो है वो WHO का है, हर काम जो है वो NGOs का है, हर काम जो है वो सरकारों का है। हम अपना रोल क्या है हम वो नहीं देखते, है ना। वी हार्डली एवर चेक आवरसेल्व्स। हम कभी ये नहीं देखते कि भाई हम क्या योगदान दे रहे हैं, है ना। आप आज भी हिंदुस्तान में ये हालत है कि लोग जो है कचरा जो है बिल्कुल यूँ सड़क पे फेंक देते हैं। कितने लोग आज आपको ऐसे दिखते हैं जो कि उस कचरे को अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं और आपने रास्ते में कोई चीज़ खाई तो आप एक बैग लेके चलें और उसमें आप वो कचरा इकट्ठा करें, जो भी आपने खाया, आपने चिप्स खाए, वेफर्स खाए, चॉकलेट खाई, आप उसमें कीजिए और आप कहीं जाके उसको प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ कीजिए। कितने लोग करते हैं? बहुत कम, राइट। आज भी हमारी क्या आदत है, हमने बिल्कुल वो कांच नीचे किया, शीशा नीचे किया, गाड़ी का चलती हुई गाड़ी से फेंक दिया। ये चीज़ आप फॉरेन कंट्रीज में नहीं कर सकते। और वहाँ जाके हैरानी की बात यह है कि हम इंडियंस भी जब वहाँ जाते हैं तो हम बहुत तमीज़ से रहते हैं, हम बहुत कायदे से रहते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि हमको पीनलाइज कर दिया जाएगा। हमारे यहाँ ऐसा कुछ है नहीं, राइट। तो दोनों ही चीज़ें हैं। तो इंसानों को भी, आपको, हमको भी अपने तौर पे, व्यक्तिगत तौर पे वो चीज़ सुधारने की ज़रूरत है। इंस्टीट्यूशंस को सुधारने की ज़रूरत है, छोटी छोटी संस्थाएं जो हैं उनको सुधारने की ज़रूरत है, एजुकेशन अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है, एजुकेशन अवेयरनेस ड्राइव्स चलाने की ज़रूरत है, राइट। और हमको क्या कोशिश करने की ज़रूरत है कि कम से कम हम अपना कार्बन फुटप्रिंट कंट्रोल कर सकें। ठीक है, बहुत बड़े स्तर पे छोड़िए, देश के स्तर पे छोड़िए, राज्य के स्तर पे छोड़िए, हम अपना, सिर्फ अपना कार्बन फुटप्रिंट भी अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं तो भी उसका एक अपना योगदान होगा एनवायरनमेंट में। कार्बन फुटप्रिंट आपको मालूम है, मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ, काफ़ी अच्छे से मैं समझा चुकी हूँ। कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं कि एक व्यक्ति के द्वारा जो भी कार्बन फुटप्रिंट उसको कहते हैं, जो भी कार्बन एमिशन किया जाता है, जो भी कार्बन एमिशन होता है एक व्यक्ति के द्वारा, वो उसका कार्बन फुटप्रिंट है ना। ये राज्य के स्तर पे अलग होगा, नेशन के स्तर पे अलग होगा, कॉन्टिनेंट के स्तर पे अलग होगा। हम एक इंसान के तौर पे बात कर रहे हैं, तो हमें अपने बिहेवियर्स में परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। हमें अपने सिस्टम में, पूरा जो हमारे आसपास का सिस्टम है, जिसमें वो कचरे वाली जो गाड़ी आती है, हमको उस पर वो बार बार बोलते हैं कि भाई गीला कचरा रखिए, सूखा कचरा रखिए, गीला कचरा रखिए, सूखा कचरा रखिए। आज भी मैं खुद व्यक्तिगत तौर पे इतने लोगों को जानती हूँ जो आज भी सिर्फ 2 डस्टबिन नहीं खरीद पा रहे। इतने बड़े बड़े घरों में रहते हैं, इतने बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, 50 चीज़ों पे खर्च करते हैं, लेकिन वो 2 अलग अलग डस्टबिन नहीं खरीद पा रहे, एक गीला कचरा और सूखे कचरे के लिए। वो एक ही में सब कुछ डालते जाते हैं। भाई आप एक ही में सब कुछ डालेंगे तो वो जो गाड़ियाँ आती हैं, जो म्यूनसिपल की गाड़ियाँ आती हैं, उनके लिए वो कचरे को बाइफर्केट करना मुश्किल होता है। उन कचरों की प्रोसेसिंग अलग से होती है, राइट। वो उनका दिमाग नहीं खराब हो गया कि वो जंगल चला के कचरे की गाड़ी आई, कचरा निकाल गाते हैं और आपको समझाते हैं कि आप गीला कचरा सूखा कचरा निकालिए। उसका कोई मतलब है, राइट। उसकी प्रोसेसिंग होती है अलग से। तो वो प्रॉब्लम है कि हमें अपने बिहेवियर में चेंज लाने की ज़रूरत है। अगर हम दुनिया बदलना चाहते हैं तो हम अपने आप को तो बदलने, पहले हमें वो बदलने की ज़रूरत है। कुछ केसेस में बेसिकली हमें अपनी इकोनॉमीज़ को सेफगार्ड करने की ज़रूरत है। अगर हम एनवायरनमेंट को बदलना चाहते हैं क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट से, तो हमें ये छोटे छोटे परिवर्तन जो हैं वो करने पड़ेंगे अपने स्तर पे। सरकार जो कर रही है वो अपनी जगह पर है, वो तो करना ही है। NGOs जो कर रहे हैं वो अपनी जगह पे है, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस कर रही हैं वो अपनी जगह पे हैं, जो कॉर्पोरेट हाउसेस कर रहे हैं वो अपनी जगह पे है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे भी हमको ये परिवर्तन लाने होंगे, ठीक है। इसके अलावा रिपोर्ट ने कहा है कि जो गैप है अडेप्टेशन का, वाज द रिजल्ट ऑफ लैक ऑफ फंड्स एंड पॉलिटिकल कमिटमेंट एंड ऑल्सो द एब्सेंस ऑफ रिलायबल इंफॉर्मेशन एंड सेंस ऑफ अर्जेंसी। अब क्या हुआ है, ये भी कहा गया है कि भाई ये जो रिपोर्ट आई है इसमें अडेप्टेशन क्या है, वो एक तो फंड्स की बहुत कमी है ना। खासकर जब हम बात कर लेते हैं अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ की या डेवलपिंग इकोनॉमीज़ की, है ना, तो इसमें यह थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ जैसे बोला जाता है। अगर आप इसको इकोनॉमी के उसमें अगर आप बात करते हैं तो उसमें बहुत पैसों की, फंड्स की बहुत कमी है ना। फंड्स जो हैं भी, तो उनका जो एलोकेशन है वो अलग अलग पॉलिसीज़ में अलग अलग उसमें किया जाता है। किस तरह से एलोकेट किया जाता है वो डिपेंड करता है इकोनॉमिक डिवाइड पे, इकोनॉमिक जो स्टैचर है आपकी कंट्री का उसके ऊपर। या इकोनॉमी जब हम बात करते हैं कि कितना डेवलप्ड इकोनॉमी है, उस पर जो फंड्स हैं एलोकेटेड, वो उसकी मात्रा जो है उस पर डिपेंड करता है, वो अलग अलग हो जाएगी।
तो उस पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। पॉलिटिकल कमिटमेंट पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है कि भाई आपकी जो सरकार है वो किस तरह के ऑब्जेक्टिव लेके चलती है, वो किस तरह की बातें करती है, या वो किस तरह का उसका ओवरऑल एनवायरनमेंट को लेके क्या ऑब्जेक्टिव है। मतलब आपका, जैसे हम बात करते हैं विभागों की, अगर बात करते हैं राइट, अगर हम पर्यावरण विभाग की बात करते हैं, एनवायरनमेंट की बात करते हैं, या हम बात करते हैं कि किस तरह से इसको स्पेशलाइज्ड कोर्सेज हम क्या रन कर सकते हैं, स्पेशलाइज्ड मिनिस्ट्रीज आपके यहाँ किस तरह से काम कर रही हैं, किस तरह के नेशनल लेवल पे या लोकल लेवल पे बॉडीज़ जो हैं वो किस तरह काम कर रही हैं, किस तरह के ड्राइव चलाए जा रहे हैं, किस तरह के अवेयरनेस के काम किए जा रहे हैं, किस तरह का आप कह सकते हैं फॉरेस्टेशन का काम किया जा सकता है, जिसमें एनवायरमेंटल को अगर आपको रिवर्सल करना है उसके इफेक्ट को क्लाइमेट चेंज के। इसमें से फिर आप ये कह सकते हैं कि आप स्ट्रिक्टर लॉज बना सकते हैं, है ना, जो डिफॉरेस्टेशन है या पोचिंग की एक्टिविटीज़ हैं, या जो भी जिस भी तरह की वजह हैं जो क्लाइमेटिक चेंज को ट्रिगर करती हैं, उसको रोकने के लिए कुछ लॉज बनाए जा सकते हैं। तो आपकी सरकार बेसिकली कितनी कमिटेड है इस कॉज को लेके वो भी निर्भर करता है। ठीक है, उसके अलावा जब हम बात करते हैं कि एक तो इन्फॉर्मेशन हमारे पास रिलायबल इन्फॉर्मेशन नहीं है, हम क्या करते हैं इसमें, हमें इसकी इमरजेंसी या अर्जेंसी समझ में नहीं आती। हमें लगता है कि भाई ये अर्थ है, हम इसको फॉर ग्रांटेड लेके चलते हैं कि ये तो ठीक है, हो रहा है कार्बन एमिशन, दुनिया में चीज़ें हो रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग है, हो रही है, इससे हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है। अगर अंटार्कटिक में या आर्कटिक में भाई अगर बर्फ़ पिघल रही है तो उससे हमारा क्या लेना देना है ना, हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है, हम कौन सा कोस्टल एरिया में रहते हैं कि हमें फ़र्क पड़ेगा सी लेवल बढ़ने से, या हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है अगर एक जगह पे बाढ़ आ रही है और दूसरी जगह पे हम बढ़िया है अपने घर में, हमारे घर में हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम ये भूल जाते हैं कि अगर कोई चीज़ एक जगह हो रही है तो दूसरी जगह भी होगी, है ना। जब ये बात कही जाती है ना कि अगर जब कोई अकेले किसी एक का मकान नहीं है, यहाँ पे जब आग लगेगी तो आएंगे घर सभी जद में। ठीक है, राहत इंदौरी साहब का शेर है ये कि जब आग लगेगी ना तो घर जो हैं वो जितने हैं वो सभी जद में आएंगे, यहाँ पे अकेले हमारा मकान थोड़ी है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है, अगर वो इफेक्ट होगा तो सबको होगा, कोई एक आदमी या एक कोई सेक्ट उससे अछूता नहीं रहेगा, कोई भी नहीं रहेगा। तो हमें अपने अंदर वो अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है कि अगर कोई चीज़ हिमालय पे अगर बर्फ़ पिघल रही है तो भी वो हमारा कंसर्न है। ठीक है, अगर कोई चीज़ आर्कटिक में हो रही है तो भी वो हमारा कंसर्न है। अगर कोई चीज़ सहारा डेजर्ट में अगर हीट वेव चल रही है तो भी वो कहीं ना कहीं हमको इम्पैक्ट करेगी, आज नहीं तो कल करेगी, लेकिन करेगी। ठीक है ना, हमें उसकी अर्जेंसी समझने की बहुत ज़रूरत है। ये जो हम मान के चलते ना कि अरे कुछ नहीं हो रहा, दुनिया तो सालों से ऐसी चलती आई है, सालों तक चलती रहेगी, ऐसा नहीं है। पृथ्वी भी जो है ना, हर चीज़ का अपना एक टाइम होता है और हमें फिक्र अर्थ की नहीं करनी है। व्हेन वी से ना वी हैव टू सेव द अर्थ, वी डोंट हैव टू सेव द अर्थ, वी हैव टू सेव आवरसेल्व्स। अर्थ विल सेव इटसेल्फ। अर्थ has been in existence for the time जब ह्यूमंस, इंसान एग्जिस्ट भी नहीं करते थे, राइट। हमने वो चीज़ पढ़ी है ना कंसेप्ट में, जब हमने बात की है प्री हिस्टोरिक टाइम्स की, और हमने बात की है कब की, जब हम बात कर रहे हैं पुराने हमने एरास की, और हमने प्रोटोजोइक एरास की बात की है, और हमने बात की थी प्री कैम्ब्रियन एरा की बात की थी। ठीक है, तो अर्थ तो तब भी थी जब आप और हम नहीं थे। तो वी डोंट हैव टू प्रोटेक्ट दी अर्थ, वी हैव टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ। हम अपने आप को बचा लें, वही बहुत है। तो ये सेंस ऑफ अर्जेंसी जो है ये हमें लाना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात, रिलायबल इन्फॉर्मेशन। एक तो कमी हमारे यहाँ रिलायबल इन्फॉर्मेशन की भी बहुत है। हम लोग क्या करते हैं, हम जो चीज़ हमें लगता है कि भाई बहुत मुश्किल होगी, उस चीज़ से हम वो चीज़ देखना ही नहीं चाहते, सुनना ही नहीं चाहते, समझना ही नहीं चाहते कि हाँ नहीं प्रॉब्लम है, कौन स्ट्रेस इतना पाले, रहने दो, छोड़ो, पढ़ो ही मत, होता ही नहीं है। तो हम उसके बारे में हम वो स्टडीज़ पढ़ते ही नहीं है। ये भी हमारे साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो आपने वो देखी है बिल्लियाँ देखी होंगी ना आपने, जो अपने हाउस कैट्स होती हैं, वो कैसे करती हैं, अगर कोई चीज़ होती है कहीं, अगर उनको खतरा लगता है तो उन्हें अपनी आँख मीच के बैठ जाती हैं और उनको लगता है कि भाई उनको भी कोई नहीं देख रहा। तो बिल्कुल वही हाल अपना भी है। ठीक है, अपन क्या करते हैं कि अपने को कोई प्रॉब्लम अगर लगती है कि हम उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकाल सकते तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं, हम उससे कट लेते हैं, है ना, बिल्कुल कतरा के हम निकल जाते हैं। ये चीज़ जो है वो रिपोर्ट में मेंशन की गई है। हम उसकी सेंस ऑफ अर्जेंसी को न एड्रेस करने की जगह हम अवॉइड करना ज़्यादा आसान समझते हैं। दूसरी बात की है उन्होंने कि भाई कुछ ऐसी स्टेट्स हैं, कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं, कुछ ऐसी जगहों पर कुछ कॉर्पोरेट हाउसेस भी हैं जिन्होंने बहुत इफ़ेक्टिव और फीजिबल तरीके निकाले हैं
कुछ वर्क करने की कोशिश की है, ऐसा नहीं है कि कोई भी नहीं कर रहा है। हमारे यहाँ भी अगर देखे जाए, हम हिंदुस्तान में भी देखते हैं तो बहुत लोग जो हैं इस पर कार्यरत हैं। बहुत सारे एनजीओज जो हैं, बहुत बड़े संख्या में जो एनजीओज हैं, बहुत बड़े जो कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, वो CSR के थ्रू भी, मतलब CSR आपको मालूम है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत भी एनवायरमेंटल हैजर्ड्स को या क्लाइमेटिक चेंज को रिवर्स करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसमें क्या होता है, ये जो पॉइंट आउट किया जाए ना, अगर फीजिबल और इफेक्टिव एडेप्टेशन की अगर हम बात भी करते हैं तो हो क्या रहा है कि ये जो राइज हो रहा है टेम्परेचर में, हम इसको उस पैमाने पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे जितना हम ये चेंजेस कर रहे हैं, राइट। तो आप कह सकते हैं कि वो प्रोपोर्शनेट नहीं है। राइज जो है टेम्परेचर में वो ज़्यादा हो रहा है, हमारे जो एफर्ट है वो उसके सामने कम पड़ जा रहे हैं, और वो राइज जैसे जैसे टेम्परेचर में होता जा रहा है उस कारण हमारे ये जो इफेक्ट हैं, जो अडेप्टेशन की हमारी ड्राइव है, जो फीजिबल एंड इफेक्टिव जो हमारे मेजर्स हैं वो कम पड़ जा रहे हैं और वो नलिफाई होते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस, ये जो गैप आ रहा है बीच में, इस कारण। तो ये भी एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, एडेप्टेशन इज एसेंशियल टू रिड्यूस हार्म, बट इफ इट इज टू बी इफेक्टिव इट मस्ट गो हैंड इन हैंड विद एम्बिशियस रिडक्शन इन ग्रीन हाउस गैस एमिशन। जाहिर सी बात है कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंपॉर्टेंट पार्ट किस दृष्टि से है ये, कि आप ये समझ लीजिए कि भाई जितनी भी कॉर्पोरेट चंक्स हैं या कितने भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट जाइंट्स की बात कर लीजिए, ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर लीजिए, गवर्नमेंट की बात कर लीजिए, किसी भी आप स्तर पे बात कर लीजिए, जो भी लोग इस बारे में काम कर रहे हैं, या हम इंडिविजुअल्स की भी बात कर लीजिए, जो भी लोग इस काम में लगे हुए हैं कि वो किसी तरह से क्लाइमेट चेंज के जो दुष्प्रभाव हैं, है ना, जो ख़राब परिणाम हैं, उनको हम किसी तरह से रिवर्स कर सकें, उनको हम किसी तरह से ठीक कर सकें, तो वो काम तब तक नहीं होगा जब तक आप ये जो गैप है ना, जो जिसको हम कहते हैं कि जो ग्रीन हाउस एमिशन है, जब तक हम उसको कंट्रोल नहीं करेंगे, उसका जो मात्रा है उसको कंट्रोल नहीं करेंगे, तब तक हम भले ही कितनी भी कोशिश कर लें चीज़ों को ठीक करने की, वो नहीं होंगी। जब तक ये गैप ब्रिज नहीं होगा, इसके बीच की जो दूरी है वो तय नहीं होगी, तब तक कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमारी जितनी भी हम मेहनत कर लीजिए वो नलिफाई ही होगी, उसका कोई आउटकम नहीं होगा, उसका कुछ कॉन्क्रीट रिजल्ट निकल के नहीं आएगा। सीधी सी बात हम ये समझ लेते हैं, जैसे आप कोशिश कीजिए कि आप एक ग्लास भरने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसमें एक नीचे छेद है उस ग्लास में, है ना। जैसे आप एक फ्लास्क सोच लीजिए कि ये फ्लास्क है, इसमें एक यहाँ पे छेद है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि आप इस तरह से इसको समझते हैं कि इसमें, इस फ्लास्क में आप पानी जो है वो आ रहा है, ठीक है, पानी भरने की कोशिश कर रहे हैं आप, पानी जो है इसके अंदर जाता है, यहाँ पे छेद है, यहाँ से वो पानी निकलता जा रहा है, ठीक है। तो इससे फ़ायदा क्या? ये ग्लास, आपको क्या लगता है कि ग्लास कभी भी भर पाएगा? ये ग्लास कभी भी नहीं भर पाएगा। और यही चीज़ हो रही है कि हम कितने भी एफर्ट डाल लें, कितनी भी मेहनत कर लें, कितनी भी कोशिश कर लें, कितने भी अडेप्टेशन मेजर्स ले आएँ, कितने भी करेक्टिव मेजर्स ले आएँ, लेकिन जब तक हम ये ग्रीन हाउस का जो गैस एमिशन है इसको कंट्रोल नहीं करेंगे, तो ये ग्लास जो है ना हमारा, ये कभी भर ही नहीं सकता। ये इसमें से अगर चीज़ें निकलती जाएंगी तो वो हमारा फ़ायदा कुछ भी नहीं है। हम जिसको कहते हैं ना, बिल्कुल हम पत्थर तोड़ने में मेहनत कर रहे हैं, उससे कोई भी हासिल मतलब उसका नहीं होगा लॉन्ग टर्म में। तो ये भी बोला है। दूसरी बात, IPCC ने जिसकी हम बात करते हैं, आपको मालूम है, इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, आपको नाम तो मालूम ही है, मैं बार बार बोल भी चुकी हूँ, आप इसका ध्यान रखिएगा। उसकी रिपोर्ट इंडिया के मामले में क्या आई है? इंडिया के मामले में उसकी रिपोर्ट आई है कि उन्होंने कहा है कि इंडिया में, जो आपको मालूम है कि हम वी आर दी सेकेंड कंट्री, जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं, वी आर द कंट्री विद द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, चाइना के बाद। और ये भी कहा जा रहा है कि एक ऐसा टाइम आएगा बहुत नियर फ्यूचर में जब हम चाइना को ओवरसीड कर जाएंगे पॉपुलेशन के मामले में, है ना। तो ये भी कहा जा रहा है इंडिया के बारे में, इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में ये असेसमेंट आया है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है, जिसको आप कहते हैं रफली कंप्राइज करती है 45% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन, मोर देन 45% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन, है ना। उसमें ये कहा गया है कि वो पूरी जो पॉपुलेशन है उसका एक बहुत मेजर चंक, बहुत मेजर जो डेमोग्राफिक डिवाइड है, जो बहुत मेजर पॉपुलेशन है, वो कहाँ रह रही है? वो आज भी ऐसे एरियाज में रह रही है जो कि बहुत ही सेंसिटिव हैं, बहुत ही वल्नरेबल हैं क्लाइमेट चेंज की दृष्टि से, ठीक है। उसमें ये कहा गया है कि आइडेंटिफाई किया गया है कि इंडिया बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हॉट स्पॉट के तौर पे उन्होंने इसको कहा है, आकलन किया है कि इंडिया इज़ वन ऑफ दी मोस्ट, जिसको आप कहते हैं वल्नरेबल प्लेसेस, हॉट स्पॉट पूरी दुनिया में, जिसमें क्लाइमेट चेंज इफेक्ट कर रहा है। जहाँ पे आप बात कर रहे हैं, आप अगर ये फोटोग्राफ देख रहे हैं तो भी आप समझ सकते हैं, राइट। या आप देख सकते हैं, ये हमारा इंडिया गेट दिख रहा है यहाँ पे, और अगर आपको लग रहा है कि वहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है, जाहिर सी बात
है, दिल्ली में बहुत ठंड पड़ती है, पाला बहुत पड़ता है वहाँ पे। तो ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। आप ये फोटोग्राफ देख के ये आकलन नहीं कर सकते कि ये बेसिकली धुंध है या पोल्यूशन है, जिसके कारण आप इंडिया गेट को ये तस्वीर साफ साफ नहीं देख पा रहे। इतना ख़राब एयर क्वालिटी इंडेक्स है हमारे यहाँ का, राइट। ये मैंने आपको बताया था कि जब हम बात करते हैं 15 मोस्ट पोल्यूटेड कंट्रीज़ की, 15 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ अक्रॉस द वर्ल्ड की, उसमें से 14 जो हैं वो आप बात कर सकते हैं कि उसमें से 14 जो हैं वो हिंदुस्तान में है। उसमें से भी दूसरी जो है सबसे हाईएस्ट पोल्यूटेड सिटी वो दिल्ली एनसीआर में आती है, ठीक है। तो ये आप हालत देख सकते हैं हमारी। तो इसी वजह से उन्होंने कहा है कि इंडिया जो है बहुत वल्नरेबल हॉटस्पॉट है क्लाइमेट चेंज का और टेम्परेचर राइजिंग का। Lucknow and Patna are among the cities predicted reach wet bulb temperature and index of the impact of heat and humidity combined of 35 degrees Celsius. All right, while Bhubaneswar, Chennai, Mumbai, Indore and Ahmedabad are at risk of reaching wet bulb temperature of 32 degrees Celsius. Wave linked डेथ एंड रिड्यूस्ड प्रोडक्टिविटी। आप समझ रहे हैं कि बात क्या हो रही है, क्या आकलन उसने दिया है। हमारे यहाँ के जो मेजर शहर हैं, जो मेजर बड़े शहर हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट मेट्रोज, आई एम टॉकिंग अबाउट इवन टियर 1 टियर 2 सिटीज़, उनकी भी बात अगर आप करते हैं तो उन्होंने कहा है कि लखनऊ एंड पटना जैसी जो सिटीज़ हैं उनका ये कहा गया है कि वो किस उस पर पहुँच जाएंगी। इंडेक्स में कहा गया है कि उनका टेम्परेचर जो है वो इस हद तक राइज करेगा कि आप वेट बल्ब टेम्परेचर बोला जाता है इसको, वेट बल्ब टेम्परेचर के इंडेक्स पे इतना राइज करेगा कि आप समझ सकते हैं। मानिए तकरीबन ह्यूमिडिटी अगर आप उसमें कंबाइन कर देते हैं तो 35 डिग्री सेल्सियस तक चली जाएगी, जबकि बाकी जो शहर हैं जिसमें भुवनेश्वर आ जाता है, चेन्नई आ जाता है, मुंबई, इंदौर, अहमदाबाद, तो आप समझ रहे हैं दैट वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट द साउथ पार्ट ऑफ इंडिया, वी आर टॉकिंग अबाउट इवन सेंट्रल इंडिया, वी आर टॉकिंग अबाउट गुजरात, वी आर टॉकिंग अबाउट कोस्टल एरियाज। हम ओवरऑल सब जगहों की बात कर रहे हैं। तो इसका टेम्परेचर जो है 32 डिग्री सेल्सियस तक वेट बल्ब टेम्परेचर तक पहुंच जाएगा और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हीट वेव होगी, लू जिसको आप बोलते हैं, लपट चलती है, वो होगी और जाहिर सी बात है लोगों की उसमें प्रोडक्टिविटी जो है वो भी इफेक्ट होगी। आपका प्रोडक्टिविटी इफेक्ट होगी तो ओवरऑल आपकी इकोनॉमी इफेक्ट होगी और डेथ रेशियो भी बढ़ेगा, ठीक है। इसके अलावा बोला गया है कि एक्सट्रीम वेदर लेड टू सीरियल प्रोडक्शन लॉस ऑफ 9-10%। ये बोला गया है इन इंडिया rice production may decrease by 30% and maize production will decrease by 70%, 70% तक। आपको ये मालूम है कि वी आर एग्री बेस्ड इकोनॉमी, हमारी बात करते हैं तो कृषि प्रधान देश है हमारा। कृषि प्रधान देश में एग्रीकल्चर इतना ज़्यादा अगर इफेक्ट होगा तो आप सोचिए कि हमारी पॉपुलेशन के लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इतनी बड़ी पॉपुलेशन को अगर हम बेसिक अनाज भी प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे। आज की डेट में हम एक्सपोर्टर माने जाते हैं बहुत मेजर क्रॉप्स के। एक पॉइंट ऐसा आ सकता है अगर हम इसी रफ्तार में बढ़ते रहे कि हम बहुत मेजर इंपोर्ट करना पड़ेगा हमें और हमारी जो पूरी इकोनॉमिक है, जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह चरमरा जाएगी, ठीक है। और इसमें कहा गया है कि 1964 से लेकर 2007 के बीच में गिरावट देखी गई है 9 से 10% जब हम बात करते हैं सीरियल प्रोडक्शन की। एक तो प्रॉब्लम ये भी हो रही है कि जो एरियाज़ हैं जिसमें जो फार्मिंग लैंड्स हैं, जो फार्मिंग एरियाज़ हैं, उनकी संख्या भी दिन पर दिन गिरती जा रही है क्योंकि अर्बनाइजेशन की वजह से। फॉरेस्टेशन जो है वो तो हो नहीं रहा उस मात्रा में, डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगर हम ये भी एक स्टडी ने साबित किया था सीधी कि अगर हम 10 पेड़ काटते हैं तो उसके बदले हम 1 पेड़ लगाते हैं। मतलब ये आप देख लीजिए कि कितना 1:10 का रेशियो चल रहा है, तो ये भी बहुत ख़तरनाक है। दूसरी बात ये कही है कि इंडिया की जो प्रोडक्शन है, अगर आपको मालूम है कि दैट वी आर कंट्री ऑफ वीट एंड राइस, जो हमारे स्टेपल डाइट मानी जाती है, राइस प्रोडक्शन जो है वो 30% तक डिक्रीज होगा और मेज़ का जो प्रोडक्शन है वो 70% तक नीचे आने की ये हाइपोथेसिस निकाला गया है। ये अभी बात की गई है कि इतना हो सकता है अगर ग्लोबल वार्मिंग इसी रफ्तार पे चलती रही तो ओवर प्री इंडस्ट्रियल लेवल राइजेस टू 4 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम 1 डिग्री सेल्सियस। आईपीसीसी एनालिसिस ने इसकी पुष्टि की है, ठीक है। अगर इसी तरह चलता रहा तो एक दिन बहुत मुश्किल, बहुत गंभीर हालात का हमें सामना करना पड़ेगा और उन्होंने हमको चेताया है, राइट, कि अब आपको मालूम है आईपीसीसी कोई डायरेक्शन नहीं देती गवर्नमेंट को, पर उन्होंने इतने ग्लैरिंग एग्जाम्पल के साथ और इतनी साइंटिफिक स्टडी के साथ ये बात बोली है कि अगर इसको आपने नहीं रोका, नहीं इसका कोई मेजरमेंट लिए, नहीं आपने कोई टाइमली स्टेप उठाए तो ये नौबत आने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। With higher emission, the ice sheet collapses more quickly than expected. Sea levels could rise as much as
2 meters this century and by 5 meters by 2150. India is one of the most vulnerable countries in terms of population that will be affected by sea level rise. अगर इसको भी नहीं कंट्रोल किया गया, किसी भी तरह से अगर आपने इसको नहीं कंट्रोल किया, तो वर्ल्ड के लेवल पे भी ये बात बोली गई है। ये पूरे हम वर्ल्ड के सी लेवल की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट ओशंस, राइट। आपको मालूम है कि जब हम बात करते हैं ओशंस में बाउंड्रीज नहीं खिंच सकते, है ना। ज़मीनों की तरह ओशंस में सरहदें नहीं बढ़ते। हालांकि उसको भी हमने बांटने का तरीका ढूंढ लिया है, लेकिन हम पानी को रोक तो नहीं सकते। एक जगह पे अगर सी लेवल राइज होगा, अगर आर्कटिक की बर्फ अगर पिघलना चालू हुई, एंटार्क्टिक की या पोल्स में जो भी आप मान लेते हैं कि अगर ग्लेशियल शीट जो है पिघलना चालू हुई, तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि नहीं ऊपर की पिघल रही है तो अटलांटिक में पानी बढ़ेगा। इंडियन ओशन पे थोड़ा इसका फर्क आएगा। हम तो इंडियन ओशन, हमें क्या लेना देना अटलांटिक से, या हमारा क्या लेना देना पैसिफिक से। हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर सी लेवल बढ़ेगा तो पूरी दुनिया का बढ़ेगा, राइट, पूरी दुनिया के ओशंस का बढ़ेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, ये माना जाता है कि अगर इसी लेवल पे बर्फ जो है वो पिघलती रही पोल्स पे, तो सी लेवल कितना बढ़ने की आशंका है, माना जा सकता है कि 2 मीटर तक सी लेवल जो है बढ़ सकता है इस सेंचुरी के अंत तक, ठीक है। और 5 मीटर तक बढ़ सकता है 2150 तक। 2 मीटर सी लेवल बढ़ना, आप मतलब समझते हैं, 2 मीटर सी लेवल बढ़ना। सी 70% कंपोजिशन रखता है हमारे, जो अगर आप वर्ल्ड का मैप उठा के देखेंगे, अगर आप ग्लोब अपने दिमाग में बनाएंगे, तो आपको समझ में आएगा कि जो कॉन्टिनेंट्स है वो तो कहीं कहीं आपको सी समझ में आता है ना। ओशंस का कितना बड़ा कवर है, 70% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय ओशंस, और उसमें 2 मीटर राइज होना, मतलब आप सोचिए किस हद तक बर्फ पिघल रही है और किस स्पीड पे पिघल रही है, ठीक है। और अगर ये होता है, और इंडिया के ऊपर क्यों उसका सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि इंडिया का नक्शा आपको मालूम है ना, ये सब क्या है, ये सब आपको मालूम है, ये हमारी कोस्टल लाइन है। तो जाहिर सी बात है कि अगर सी लेवल इस हद तक बढ़ेगा तो इंडिया पे उसका इफेक्ट किस तरह और कितना ज़्यादा आएगा, ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ये तो आप ये देख के ही समझ जाएंगे। अगर आप अपने दिमाग में भारत का नक्शा बनाते हैं तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि सी लेवल हमें किस हद तक इफेक्ट करेगा। अब बाय द मिडल ऑफ द सेंचुरी अराउंड 35 मिलियन ऑफ इट्स पीपल कुड फेस एनुअल कोस्टल फ्लडिंग। ये कहा जा सकता है मिडिल ऑफ द सेंचुरी। हम बहुत आगे की बात नहीं कर रहे हैं, हम 2050 की बात कर रहे हैं। 2050 तक ये माना जा सकता है कि अगर ये चीजें बढ़ती रहीं तो 35 मिलियन हमारी पॉपुलेशन जो है वो हर साल उस पे कोस्टल फ्लडिंग्स आएंगी। हर साल उसमें नुकसान किस हद तक होगा, कोस्टल फ्लड्स आएंगे, साइक्लोन्स आएंगे, सुनामीज आएंगी, टाइडल कंडीशंस बनेंगी। आप सोचिए क्या हाल होगा। उसके अलावा 45 मिलियन टू 50 मिलियन लोग जो हैं हमारे यहाँ के, वो रिस्क पे रहेंगे एट द एंड ऑफ द सेंचुरी अगर ये एमिशंस हाई रहे। मतलब 50 मिलियन आप सोचिए, तब तक अभी आज की डेट में आधी आबादी, तब तक ऑब्वियसली हमारी पॉपुलेशन माशाल्लाह जिस हिसाब से बढ़ रही है, तब तक हमारी आबादी का आधा तो नहीं बचेगा ये, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा चंक बचेगा, ठीक है। तो किस हद तक हमारे ऊपर इसका इफेक्ट होगा, और ये रिपोर्ट को बोलने की ज़रूरत नहीं थी, तो हम भी जानते हैं, लेकिन जब तक हमारे पास कोई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट जब तक हमें नहीं चेताती, तब तक हमें खुद ये बात समझ में नहीं आती। तो IPCC की रिपोर्ट्स ने ये इस बात की पुष्टि की है, और इसका अभी कंक्लूजन आना बाकी है अप्रैल में। अभी ये तो फरवरी में जो उसका दूसरे चरण की रिपोर्ट आई है उसकी बात हो रही है। इसी के साथ हम आ गए हैं एंड पे। हमने जो IPCC की रिपोर्ट है उसके बारे में बात की, हमने उसकी वर्किंग ग्रुप्स के बारे में बात की, हमने पूरा जितना हम समझ सकते हैं कि वो किस तरह से उसकी जो भी फाइंडिंग्स हैं उसके बारे में बात की। वर्ल्ड इकोनॉमी को किस तरह इफेक्ट कर रहा है, इंडिया को किस तरह इकोनॉमी को इफेक्ट कर रहा है, पेरिस एग्रीमेंट, सब कुछ आई एम श्योर आप समझ गए होंगे। ये क्यों न्यूज़ में है आप ये भी समझ गए होंगे, है ना, कि इसकी वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट जो है अभी फरवरी 2022 में आई है, और अप्रैल 22 में इसकी दूसरी रिपोर्ट और फाइनली कंक्लूसिव रिपोर्ट आ जाएगी। तो ये आपके करंट अफेयर्स का भी हिस्सा है और आपके स्टैटिक जीके का भी हिस्सा है। जो भी आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़े हैं, अगर आपको मुझे लगता है कि जितने हिसाब से हमने उसको जितने डिटेल में हमने डिस्कस किया है आपको वो क्लियर होंगे। इन केस अगर कुछ भी कंफ्यूजन है तो व्हाट यू नीड टू डू इज, आपको मालूम है हमको हमारा कंटेंट कैसे असेस करना है। व्हाट यू नीड टू डू, आपको हमारी वेबसाइट पे जाना है magnetbrains.com। आप उसमें जाएंगे, नीचे देखेंगे आपको सारे टॉप कोर्सेज के ऑप्शंस जो है आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसमें सारे टॉप कोर्सेज के ऑप्शंस हैं। आप KG के हैं, इसके अलावा आप KG से लेकर 12 तक, NTSC, ओलंपियाड, सब कुछ आप इसमें कवर करेंगे। इसको आप ओपन करेंगे तो ओलंपियाड में जैसे इस तरह का पेज ओपन होगा जिसमें इंग्लिश ओलंपियाड, मैथ्स ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और IGKO सब कुछ आ गया। आपको सिर्फ उसको एसेस करना है। यहाँ पे वॉच नाउ का ऑप्शन होगा, आपको वॉच नाउ प्रेस करना है।
जो भी वीडियो आप देखना चाहते हैं, हमारा जो भी कंटेंट होगा वो सब कुछ चैप्टर वाइज नीचे दिया होगा। आपको क्या करना है, आपको सिलेबस ओवरव्यू लेना है और आपको स्क्रॉल करना है, ठीक है। आपको जो भी पढ़ना है, जो भी समझना है, आपको पूरा डेट वाइज वो सीक्वेंशियल ऑर्डर में अरेंज मिल जाएगा। आपको कहीं में भी ढूंढने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब जब आप इसको देख लेंगे तो इसके बाद आपको जो भी वीडियो देखना है, जैसे कि अभी जो अपन पढ़ रहे हैं IPCC की रिपोर्ट है ना, तो वो खोलना है आपको। तो आप उसको खोलेंगे, इस तरह का पेज ओपन होगा जिसमें आपको पूरे के पूरे ऑप्शंस दिए हुए हैं। आप चाहें तो आप मोर वीडियोस देख सकते हैं, आप चाहें तो आप अगला वीडियो देख सकते हैं। जो भी पार्ट आपको देखना है, जैसे अपन वो पेरिस एग्रीमेंट वाली बात कर रहे थे, तो वो बीच में कहीं होगा, तो आप उसको पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कोई चीज़ देखनी है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। अब ये बात हो गई क्लियर। अब एक और जो बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, जो बच्चों को, बहुत विद्यार्थियों को प्रॉब्लम आ रही थी, वो ये आ रही थी कि वो कह रहे थे कि भाई सब कुछ जो है वो आप अंग्रेजी मीडियम माध्यम में पढ़ाते हैं। तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स कह रहे थे कि हमारे लिए कुछ भी एक्सक्लूसिव नहीं है। तो इसका जो उपाय है वो ये निकला है कि मैग्नेट ब्रेन्स का आ गया है एक्सक्लूसिव हिंदी चैनल। इसमें सब कुछ जो भी आपको पढ़ाया जाएगा, वो पढ़ाने का माध्यम भी हिंदी होगा और पढ़ाया भी हिंदी में जाएगा। पढ़ाते तो हम अभी भी दोनों भाषाओं में है ना, कि अगर कोई चीज़ हम अंग्रेजी में पढ़ा रहे हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम उसको हिंदी में भी समझाएं आपको। लेकिन यहाँ पे एक जो अलग चीज़, अलग फ़ायदा होगा वो ये कि इसमें लिखा भी सब कुछ हिंदी में जाएगा, तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी पढ़ने में भी उसको, ठीक है। तो ये आपका समाधान आ गया। अब आपको ये मालूम है कि हमारे जो वीडियोस हैं वो किस तरह से आते हैं। ये तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा। मैं फिर से एक बार बता देती हूँ कि हफ्ते के जो शुरुआती 3 दिन होते हैं ना, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, उस दिन हमारे वीडियोस आते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे सुबह 10 बजे से आना शुरू होता है, शाम के 7 बजे तक अलग अलग अंतराल में आते हैं। सबसे पहले आता है 10 बजे IEO का, फिर 1 बजे आता है IMO का, फिर 4 बजे आता है NSO का और शाम को 7 बजे आता है अपना IGKO का, ठीक है। ये भी आपको क्लियर हो गया। YouTube पे तो आप देखते ही हैं, तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि YouTube पे अगर आप देखेंगे तो आपको हमारे सारे अरेंज मिलेंगे वीडियोस, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी वेबसाइट पे है। आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको, हम कोई भी आपसे मतलब आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि आपको हमारा पैकेज परचेज करना है या आपको हमारी कोई सब्सक्रिप्शन लेनी है। हम सिर्फ आपसे ये चाहते हैं कि आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। इसके लिए अगर कोई भी चीज़ मिस हो रही है तो आप क्या कर सकते हैं, आपको हमारे वेबसाइट्स पे या आपको हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उस पर भी हमारा पूरा अपडेट मिलेगा। आप चाहें तो फेसबुक पे आपको पूरा अपडेट मिलेगा, आपको जिसपे इंस्टा पे आपको पूरा अपडेट मिलेगा। टेलीग्राम का एक्सक्लूसिव चैनल खुल गया है जिस पे कोई भी डाउट क्लियरिंग जो भी हो, कोई भी डाउट आपके दिमाग में हो तो वो भी मिलेगा। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो उसकी भी प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इतना करना है यूट्यूब पे कि अगर आपको ये वीडियो काम के लगते हैं, आपको लगता है कि आपको सुन के इनका फ़ायदा हुआ है और आपने इस पढ़ के आपको फ़ायदा हुआ है, तो और भी स्टूडेंट्स जो हैं कम से कम उन तक भी क्वालिटी एजुकेशन पहुँचे। इसलिए ऑल यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। अब ये जो मैंने आपको कंसेप्ट पढ़ाया है, इसमें अगर कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व योर कमेंट्स एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज, ठीक है। तो तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से नंबर लाइए, खूब अच्छा लाइफ में कीजिए एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।